हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं, तो उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लेज। तो प्लेज क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 172 में क्या लिखा हुआ है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनर, द बेली इज़ कॉल्ड पानी। ठीक है। तो जो प्लेज है वो एक टाइप का पेमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब कोई लोन लिया जाता है तो उसके सिक्योरिटी के लिए जब हम कुछ गुड्स रखते हैं, ठीक है, गुड्स को हम रखते हैं एज ए सिक्योरिटी लोन लेते टाइम, या किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करवाने के लिए हम कोई गुड्स रखते हैं एज ए सिक्योरिटी, तो वो क्या है? प्लेज। तो बेलमेंट में भी गुड्स दी जाती हैं दूसरे पर्सन को, लेकिन अगर वहाँ पे पर्पस क्या होता है, किसी लोन को लेने के लिए एज ए सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, या किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करवाने के लिए अगर हम कोई गुड्स दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी, तो वो बेलमेंट नहीं होती, वो क्या बन जाती है? प्लेज बन जाती है। जैसे ए को जो है एक लोन चाहिए 2 लाख का, तो वो बी के पास जाता है, तो बी के पास वो क्या रखता है? अपनी ज्वेलरी जो है वो उसके पास गिरवी रखता है। तो ये जो अपनी ज्वेलरी वो देकर आता है बी को, ठीक है, ज्वेलरी दे रहा है और बदले में वो क्या ले रहा है? लोन ले रहा है, ठीक है। और लोन जब वो पे कर देगा, वापस कर देगा, तो उसे क्या मिल जाएगी? अपनी ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। तो इसे प्लेज कहेंगे, गिरवी। तो जो ज्वेलरी रख रहा है अपनी, यानी कि ए ने लोन लिया है, वो अपनी ज्वेलरी बी के पास रख रहा है, तो उसे पानर कहेंगे, और जिसके पास ज्वेलरी रखी जा रही है उसे पानी कहेंगे। तो अब क्या है कि जो बेलमेंट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्टगेज कहा जाता है, ठीक है, उसे मॉर्टगेज कहा जाता है। तो और एक और बात की, जो प्लेज है उसमें गुड्स के पोजेशन का एक लीगल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब एक व्यक्ति जिसकी ओनरशिप है गुड्स पे, वही जो है उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, ठीक है। ए अपनी ज्वेलरी प्लेज कर सकता है, वो किसी और की ज्वेलरी प्लेज नहीं कर सकता। ए की ज्वेलरी खुद की होनी चाहिए, या ए के डॉक्यूमेंट्स खुद के होने चाहिए जो वो प्लेज करना चाहता है, ठीक है। तो वो शेयर्स भी हो सकते हैं, या और कोई वैल्यूएबल आइटम हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्लेज। तो सबसे पहले क्या है? प्लेज ऑफ ओनली मूवेबल गुड्स, कि सिर्फ मूवेबल गुड्स को ही प्लेज की फॉर्म में रखा जा सकता है, जैसे शेयर्स हैं, ज्वेलरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स पर क्या होना चाहिए? एक लीगल पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई जो सर्वेंट है उसकी देखभाल में अगर गुड्स पड़ी हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो गुड्स को प्लेज कर देगा, उसका लीगल राइट नहीं है उस गुड्स पे। तो जो भी प्लेज कर रहा है उसका लीगल राइट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, कि जब गुड्स को प्लेज किया जाता है, गिरवी रखा जाता है, तो वहाँ पे जो गुड्स हैं उनका पोजेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो गुड्स दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, तो पोजेशन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। जैसे ए ने लोन लिया तो उसने ज्वेलरी किसको दी? बी को दी। तो
जो डिलीवरी है वो एक पर्सन से, पानर से किसके पास जानी चाहिए, पानी के पास जानी चाहिए। ठीक है, तो गुड्स का डिलीवर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद सेलेबल कमोडिटी, जो भी गुड्स हम दे रहे हैं एज ए प्लेज की फॉर्म में, वो क्या होनी चाहिए, सेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है कि अब ए ने बी को अपनी ज्वेलरी दी, ठीक है, एज ए प्लेज गिरवी रखी, और बी ने उसको लोन दिया। अब ये जो ज्वेलरी है ये सेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ज्वेलरी का मीन्स यहाँ पे यही है कि गोल्ड की ज्वेलरी हो। तो अगर मान लिया ए किसी टाइम लोन की पेमेंट नहीं कर पाता तो बी उसको क्या कर पाए, सेल कर पाए और अपना लोन का पैसा ले पाए। फिर है रिटर्न ऑफ गुड्स। जब जो ये प्लेज है ये इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, ठीक है, या जो भी पर्पस था वो पूरा हो जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम डिसाइड हुआ, तो उस केस में जो गुड्स हैं वो वापस कर देनी चाहिए। यानी कि जैसे ए ने बी से लोन लिया, अब ए ने लोन की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट दे दिया, तो अब बी क्या करेगा कि ए को ज्वेलरी क्या कर देगा, वापस कर देगा। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ पानर और प्लेजर। अब गिरवी रखने वाले के क्या राइट्स हैं। वैसे तो इसके राइट्स जो हैं बेलर के जैसे ही हैं। ठीक है, तो क्या क्या राइट्स हैं, कौन होता है पानर, जो अपनी वस्तु गिरवी रखता है। जैसे ए ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी तो ए क्या हो गया, पानर हो गया। तो सबसे पहले क्या है, राइट टू गेट बैक गुड्स प्लेज्ड। ये एक टाइम पीरियड के बाद या जिस भी प्रॉमिस के लिए वो गिरवी रखा गया था वो पूरा हो जाता है, ठीक है, या लोन की पेमेंट हो जाती है, तो पानर को ये राइट है कि वो अपने गुड्स वापस ले ले। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑन इंक्रीज़ और प्रॉफिट। अगर जो माल गिरवी रखा गया है उस पर कोई इंक्रीज़ होता है, उस पर कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी पानर का राइट है कि वो उसे ही मिलेगा। फिर है राइट टू कंपनसेशन। अगर पानी ने, यानी कि जिसके पास माल गिरवी रखा गया है, उसने माल की प्रॉपर केयर नहीं की, ठीक है, माल की उसे प्रॉपर केयर करनी चाहिए, माल की प्रॉपर केयर नहीं की और इस कारण से कुछ जो है डैमेज हुआ है माल का, तो फिर उन डैमेजेस को प्राप्त करने का राइट किसका बनता है, प्लेजर का बनता है, कि वो उसे कंपनसेशन मिलेगा। फिर है राइट टू गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल। सेक्शन 176 क्या कहता है कि अगर जो प्लेजर है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता लोन की, तो जो पानी है वो क्या कर सकता है, माल को बेच सकता है। ठीक है, अब अगर जो माल को बेचने से जो अमाउंट मिलेगा वो लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट उससे ज़्यादा है, ठीक है, अब जैसे लोन तो लिया है 2 लाख का, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट बन गया 50,000 और ज्वेलरी सेल हुई 3 लाख में, तो 50,000 रुपये ज़्यादा हैं। ठीक है, किस ज्वेलरी सेल हुई 3 लाख में और लोन जो लिया वो 2 लाख का था और 50,000 इंटरेस्ट होगी, तो 2.5 लाख रुपए पे करने थे, तो ज्वेलरी सेल करने से 3 लाख मिले, तो बाकी 50,000 रुपये पानी जो है वो किसको वापस करेगा, पानर को। उसके बाद डिफ़ॉल्टिंग पानर्स राइट, त्रुटि करने के बाद गिरवी रखने वाले का अधिकार। तो सेक्शन 177 क्या कहता है कि अगर लोन की पेमेंट का कोई टाइम डिसाइड है या किसी प्रॉमिस के को पूरा करने का कोई टाइम डिसाइड है, तो जो पानर है वो टाइम पर अपना नहीं करता जो भी पेमेंट वगैरह करनी थी, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो और उस केस में जो गुड्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है। तो अब अगर चाहता है पानर, ठीक है, अगर पानर डिफेक्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट करेगा अमाउंट पे करने में, तो उसकी गुड्स को सेल कर दिया जाएगा। अगर पानर चाहता है अपनी गुड्स को वापस पाना चाहता है, तो वो सेल करने से पहले किसी भी टाइम
जाकर, ठीक है, अपने लोन की पेमेंट कर दे, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे और वो अपनी गुड्स वो वापस ले सकता है। लेकिन जो खर्चा हुआ है पानी का, ठीक है, मान लिया सेल करने के लिए उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दी या और कोई खर्चा किया, तो वो खर्चा पाने का राइट है, पानी का वो खर्चा उसे देना पड़ेगा। तो ये थे प्लेजर, राइट्स ऑफ प्लेजर। उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ पानर और प्लेजर। ये तो राइट्स थे प्लेजर के, अब ड्यूटीज़ क्या हैं। सबसे पहले है ड्यूटी टू पे डेट, कि जो भी उसका लोन है, उसका इंटरेस्ट है, वो उसे पे कर देना चाहिए। उसके बाद है माल के दोषों को प्रकट करना। सेक्शन 150 क्या कहता है, अगर माल में कोई डिफेक्ट है जो वो गिरवी रख रहा है तो उसे बता देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पानी है वो अपने आप को सेफ रख सके। उसके बाद टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 175 क्या कहता है कि अगर जो पानी है उसने जो गुड्स हैं जो प्लेज की गई हैं उसमें कुछ खर्चा किया है, ठीक है, जो ज़रूरी थे करने, तो पानर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे सब खर्चों को, चाहे वो नॉर्मल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन सब का पेमेंट करे। फिर है ड्यूटी आफ्टर सेल, विक्रय के बाद का दायित्व तो क्या है कि अगर लोन की पेमेंट नहीं करता पानर, तो जो पानी है वो क्या करेगा, गुड्स को सेल कर देगा। तो अब यहाँ पे अगर जो सेल से अमाउंट मिला है गुड्स की वो लोन के अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, तो अब पानर क्या करेगा, जो अमाउंट है बाकी बचा हुआ वो पानी को पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पानी और प्लेजिंग, गिरवी रख लेने वाले के क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट ऑफ रिटेनर ऑफ गुड्स, ठीक है, माल रोक लेने का अधिकार। सेक्शन 173 क्या कहता है कि जो पानी है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर उसे लोन की पेमेंट नहीं मिलती या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिलती, तो वो जो भी गुड्स उसके पास प्लेज्ड हैं वो उनको रोक कर रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि जिस लोन के लिए उन गुड्स को प्लेज्ड किया गया है, सिर्फ उसी लोन के लिए ही उन गुड्स को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और जो बाकी पिछले लोन्स हैं उनके लिए नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पानर ने कोई लोन लिया है, ठीक है, मान लिया अब 3 दिसंबर को कोई लोन लिया है, ठीक है, और उसने गुड्स प्लेज्ड किए हैं, ज्वेलरी प्लेज की है, ठीक है, फिर उसने 15 दिसंबर को फिर लोन ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो गुड्स प्लेज्ड हैं, ज्वेलरी प्लेज्ड हैं, ये 3 दिसंबर वाले लोन के लिए भी इस माल को रोक के रखा जा सकता है, और जो 15 दिसंबर को यानी कि उसके बाद जो लोन लिया गया उसके लिए भी इस गुड्स को रोक के रखा जा सकता है। उसके बाद राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 175 क्या कहता है कि जो पानी है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर वो पे करता है तो वो भी उसे प्राप्त करने का राइट है। उसके बाद है राइट इन केस ऑफ पानर मेक्स डिफ़ॉल्ट, सेक्शन 176 क्या कहता है, अगर पानर टाइम पे पेमेंट नहीं करता लोन की या जो प्रॉमिस है उसको फुलफ़िल नहीं करता, तो जो पानी है वो पानर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है और गुड्स को रोक के भी रख सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, वो गुड्स को पानर को इन्फॉर्मेशन देकर सेल भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हमने ये पॉइंट इसके बाद ये भी किया हुआ है कि अगर सेल का अमाउंट लोन के अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट पानर को लौटाना होगा। लेकिन अगर सेल का अमाउंट जो गुड्स को सेल कर रहा है वो प्लेज की हुई, अगर उसका अमाउंट लोन के अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है तो फिर पानर को वो जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है बेटर टाइटल। बेटर टाइटल में क्या कहता है, सेक्शन 177A के अकॉर्डिंग अगर
जो पानर है उसने किसी वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोएर्सियन के अंडर या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर कोई गुड्स उसको मिली हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, ठीक है, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उन पार्टीज़ का, जैसे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे पहले ही वो गुड्स को, अब गुड्स आ गई ए से बी के पास, लेकिन ये कोएर्सियन के अंडर आई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही जो है वो गुड्स जो है वो पर्सन क्या कर देता है, प्लेज रख देता है, प्लेज कर देता है सी के पास। अब सी को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, कि ये गुड्स का जो टाइटल है ये डिफेक्टिव है, यानी कि ये गुड्स जो है कैसे प्राप्त की गई, कोएर्सियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई। तो अगर उसको नहीं पता तो सी का टाइटल जो है बेटर टाइटल बन जाता है, यानी कि सी को अच्छा स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे था बेटर टाइटल, प्लेजी को बेटर टाइटल मिल जाता है। तो उसके बाद क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ पानी और प्लेजी। तो ड्यूटीज़ ऑफ पानी और प्लेजी का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स प्लेज। सेक्शन 151 क्या कहता है कि जो पानी है उसको गुड्स की प्रॉपर केयर करनी है। उसके बाद सेकंड, नोट टू मेक इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ गुड्स प्लेज। सेक्शन 154 क्या कहता है कि जो पानी है उसे गुड्स का जो है एक इम्प्रॉपर यूज़ नहीं करना, ठीक है, कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी यूज़, उसका गलत यूज़ करता जाए, एक्सेसिव यूज़ करता जाए, उसे यूज़ नहीं करना। उसके बाद नोट टू मिक्स द गुड्स प्लेज्ड विद हिज ऑन गुड्स, की उसे अपनी गुड्स के साथ उन गुड्स को नहीं मिलाना जो कि एज ए प्लेज उसके पास आई हुई हैं। टू रिटर्न द गुड्स प्लेज आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, लोन की पेमेंट हो जाए, तो उसे वो गुड्स क्या करनी है, वापस करनी है। और सेक्शन 163 ये भी कहता है कि अगर गुड्स में कोई इंक्रीज़ हुआ है तो वो इंक्रीज़ भी उसे वापस करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये थे राइट्स ऑफ पानी और प्लेजी।